वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश की परिस्थितियों को लेकर। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पे निरंतर अत्याचार किए जा रहे हैं और आए दिन जिस प्रकार हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे वहाँ कोई चीज़ नहीं है। जिस प्रकार एक हिंदू दलित युवक दीपचंद्र दास की हत्या की गई, उसे झूठे इशनंदा कानून में फंसाया गया, हालांकि कोई सबूत उस युवक के खिलाफ नहीं थे। और आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो युवक पुलिस के आगे हाथ पांव अपने छोड़ रहा था, ये चिल्ला रहा था, अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसे भीड़ के हवाले कर दिया। और भीड़ ने उसे इतना मारा और मारते मारते उसे पेड़ पे लटकाया, जिंदा जलाया, मरने के बाद भी उसके शरीर को लाठी डंडों से पीटा, लेकिन किसी के आंखों में कोई तरस नहीं आया। और बात यही नहीं रुकी, उसके बाद हिंदुओं के घरों को जलाया जाना गया। वहाँ अक्सर हिंदुओं के साथ ऐसा ही किया जाता है। आपको याद ही होगा कि बांग्लादेश की एक लेखिका थी तस्लीमा नसरीन, उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को चित्रण करते हुए एक नावल लिखा था लज्जा। उस लज्जा को तो बैन कर दिया, तस्लीमा नसरीन को भी वहाँ से बांग्लादेश से भागना पड़ा। इस प्रकार की कट्टरता का वहाँ आलम है। और ये आलम इस प्रकार का है कि हम समझते हैं कि अब भारत के समक्ष भी ये समय आ गया कि भारत को भी अब एक इस दिशा में एक कड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत है। और वो कड़ा निर्णय भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक मेजर से ले भी रही होगी। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि बांग्लादेश की इस सारी परिस्थिति को समझने के लिए हमें ये देखना होगा, हमें इतिहास के उस कालखंड में भी जाना होगा जब 1947 में इस देश के दो टुकड़े हुए। इस देश में दो टुकड़े हुए और भारत और पाकिस्तान बना। उस समय यहाँ भारत के एक दलित नेता थे जोगिंदर राज मंडल। वो क्योंकि चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना के काफ़ी करीब थे। और जब पाकिस्तान के दो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने तो जो चूंकि जोगिंदर राज मंडल दलितों के नेता थे, उन्होंने जो पाकिस्तान में दलित थे, तो यदि आप देखें आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो मैक्सिमम हिंदू वहाँ पे बचे हैं, जो मैक्सिमम दलित हैं, उसका कारण ये था कि जोगिंदर राज मंडल जब आज़ादी से पहले दलितों के एक बहुत बड़े नेता हुए। और चूंकि वो मोहम्मद अली जिन्ना के काफ़ी करीब थे, और जब ये पार्टीशन हुई और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया और वो खुद पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान में जो दलित वहाँ पे रहते थे, उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया कि देखिए यहाँ पे आप सुरक्षित हैं, यहाँ पे आपके हित सुरक्षित हैं। यदि आप हिंदुस्तान के में जाएंगे तो वहाँ के स्वर्ण जातियाँ आपको जीने नहीं देंगी, आपको कुचलने नहीं देंगी। और इस तरह से वो उन्होंने एक काफ़ी बड़ी जो आबादी थी उसे वहाँ रहने के लिए मजबूर किया। लेकिन हालात ऐसे हुए कि कुछ ही सालों के बाद वो जोगिंदर राज मंडल भागते भागते भारत में आए, उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। वहाँ पे हालात ऐसे हो गए, लेकिन वो एक बड़ी आबादी का चंक वो वहाँ रह गया। और उसके बाद यदि आप देखें तो जिस प्रकार आज हम भी बड़ी दुआ, हमारे भी लोग बड़ी दुहाई देते हैं। कांग्रेस के नेता यदि आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के दो टुकड़े कर दिए, वो उन्होंने क्या ऐतिहासिक कदम उठाया। लेकिन हम ये पूछते हैं कि भाई दो टुकड़े तो आपने कर दिए, बांग्लादेश को बना के आखिर क्या मिला? आप बताएं हमें। बांग्लादेश को आपने दो टुकड़े कर दिया और वही आज वही बांग्लादेश हमारे लिए नासुर बना। जब आपने दो टुकड़े उस समय पाकिस्तान के किए आपने, और उस जीत के बाद आपने लगभग 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भी उन्हें दे दिए। किसी प्रकार का आपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं डाला। यदि आप उस समय पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते, आपके पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का भी एक मौका था, आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो आप कर सकते थे, लेकिन आपने एक भी चीज़ वहाँ पे नहीं की। और कहने को ये है कि दो टुकड़े की है, लेकिन दो टुकड़ों का भारत इस तरह से खमियाजा भुगत रहा है। आज इस तरह से खमियाजा भुगत रहा है कि आज हमें बांग्लादेश के खिलाफ भी एक फ्रंट खोलने की ज़रूरत आन पड़ी है। क्योंकि इतिहास इस तरह का गवाह है कि जिस प्रकार बांग्लादेश की परिस्थितियां आज बनी हुई हैं। और कुछ लोग ये बड़ा तर्क देते हैं कि देखिए पाकिस्तान में कट्टरता ज़्यादा है और बांग्लादेश में कट्टरता कम है। मैं ये कहता हूं कि उनको आंखें खोल लेनी चाहिए। पाकिस्तान में कट्टरता में आपको पाकिस्तान से ज़्यादा कट्टरता आपको बांग्लादेश में मिलेगी। ये मुस्लिम लीग की यदि मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, वो उसकी स्थापना ढाका में ही हुई थी। वही ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। और इस प्रकार ये जो चीज़ें हैं आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वहाँ पे कट्टरता कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। क्योंकि मेन जो जोड़ने की इन दोनों की कड़ी है वो एक इस्लाम, उसमें सबसे बड़ा एक वो है, क्योंकि ये दोनों इस्लामिक नेशन है और वही एक सबसे बड़ी कड़ी है। जैसे कि अब 1971 में आप इतिहास खंगाल के देख लें, 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और उसके बाद शेख मुजिबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बने,
और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 1974 में ये वही शेख मुजीबुर रहमान थे। जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था, वो सबसे पहले एक नारा दिया करते थे। उस समय वो कहते थे कि सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद मैं बंगाली हूँ और उसके बाद मैं जाके एक मुसलमान हूँ। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश बना और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। देखिए ये गिरगिट बदलने वाली चीज़ें। और एक राइटर हैं उत्पल दत्त, उन्होंने उत्पल दास, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमें प्रूफ करती है कि जो इस्लामिक कंट्री हैं, जहाँ जो मुस्लिम लोग हैं, वो दो चीज़ें कभी नहीं भूलते। हिस्ट्री और वो कभी हिस्ट्री और एविडेंस को कभी नहीं भूलते। वो उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं। जबकि हमारे लोग देखिए, जिन लोगों ने हमारे ऊपर लगभग 800 से ज़्यादा वर्ष राज किया, और हम लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। इसलिए ये सारी बातें आपके ध्यान में रखने की ज़रूरत है और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वस्तुतः स्थिति है क्या। तो मैं बात कर रहा था कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, वहाँ के जो प्रधान शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कहा जाता है कि उसके बाद हमारे जो उस समय के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, तो वो बांग्लादेश के एक सरकारी दौरे पे गए। सरकारी दौरे पे करने के बाद वो जो जब वापस आ गए, और उसके बाद बांग्लादेश के ही प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बेनज़ीर भुट्टो के पिता थे, उनको वहाँ पे न्योता दिया। और उनका स्वागत इस तरह से किया गया कि वीवी गिरी का जो स्वागत था उससे 4 गुना, यदि आप इतिहास में देखें, इतिहास को जान के देखें, तो 4 गुना ज़्यादा जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। और इस प्रकार ये सारी चीज़ें चलती रहीं। और वस्तुतः ये चीज़ जो कहनी है, जो ये कहा जाता है कि हमने बांग्लादेश बना के बहुत बड़ा काम किया, कांग्रेस भी बड़ी दुहाई देती है, हम भी उनसे पूछते हैं, अभी ठीक है बांग्लादेश बनाया आपने, हमारे भी नेताओं ने शाबाशी दी, लेकिन बांग्लादेश बना के आखिर आज की डेट में आपको मिला क्या है? आपने एक और दुश्मन वहां बना दिया। अगर आपने आज़ाद नहीं किया होता तो ये लोग, पाकिस्तान इनको दबा के रखता, और इनकी और पाकिस्तान के बीच में आपस में ऐसी मारामारी रहती कि ये कभी भारत की तरफ देख ही नहीं सकते थे। आपने एक बांग्लादेश कर दिया, क्योंकि इनके बीच का आंतरिक युद्ध उस समय इतना चल रहा था। अगर यदि आप इसे चलने देते, चलने देते, तो परिस्थितियों को वैसे रहने देते, तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। आज वैसी परिस्थितियां आ गई हैं कि जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये परिस्थितियां क्या हैं। और यदि आप इस खेल को और बड़ी गहराई से देखें, तो आप पाएंगे कि इस पूरे खेल में जो बांग्लादेश की सरकार को डिस्टेबलाइज किया गया, जो शेख हसीना को डिस्टेबलाइज किया गया। हालांकि एक प्रचार तंत्र में ये बहुत बड़ा दिखाया जाता है कि शेख हसीना भारत की बड़ी पैरोकार थी, भारत की बड़ी मददगार थी। लेकिन देखिए ऐसा है कि हाँ, उनकी कुछ नीतियां हो सकती हैं जिसे भारत के लिए जो फायदेमंद हो, लेकिन यदि आप वो कहें कि ऐसी कोई बात नहीं, रुख उनका भी जो कट्टरता की तरफ था रहता था। 2008 में जब वो चुनाव लड़ी, जीती, और उस समय उन्होंने कहा कि वो सत्ता में आते ही वुमेन एम्पावरमेंट करेंगी, बड़ी चीज़ें लागू कीगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश की एक बड़ी कट्टर इस्लामिक पार्टी थी, उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, और उस प्रकार ये एट्रोसिटीज़ उनके ज़माने में भी हिंदुओं में हुई। हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसी थी कि वो मतलब कि भारत का लाल जहाज वो थोड़ा रखा जाता था। लेकिन जब जो अब इस प्रकार की, अब यदि आप बातें देखें, तो ये नहीं थी कि अभी अब ये बड़ा बढ़ा चढ़ा के करें कि शेख हसीना कोई भारत की बहुत बड़ी मित्र थी। ये ऐसा कोई खेल नहीं था। ये शेख हसीना, खालिद जिया, ये एक प्रकार का खेल इनका चलता ही रहता था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, यदि हम इतिहास को देखें, ये बात ये है कि सब खेल के पीछे अमेरिका है। यदि भी आप देखें, क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा बहुत ही एक गहरा खेल रहता है। वो गहरा खेल रहता है कि वो एशियन कंट्रीज़ में अपनी इंटरफेरेंस करता रहता है। और उसकी इंटरफेरेंस ये होती है, जब भी वो किसी सत्ता को टॉपल करता है, जब भी किसी सरकार को गिराता है, तो उसका सबसे बड़ा वो एक बात बताता है कि वे देखिए जी, वहाँ पे लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला किया जा रहा था, वहाँ पे आम नागरिकों की जो हक थे उनको मारा जा रहा था। इन सबको दूर करने के लिए वहाँ पे जो पावर ट्रांसफ़र की जाती है, वो अपना हस्तक्षेप करता है और अपनी दादागिरी दिखाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में अमेरिका का खेल एक बड़ा अजीब सा खेल होता है। वो सारी चीज़ें करके, हाँ, पूरी सिचुएशंस अपने हाथ में लेता है, सिचुएशंस अपने कंट्रोल में रहता है, और फिर अपने ही प्रकार का वहाँ पे एक प्रकार का शासन चलाता है। देखिए, और सबसे बड़ी जो बात है वो ये देखने वाली है कि जो इस समय मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश का नेतृत्व कर रहे हैं,
वो मूलतः यदि आप देखें तो वो बांग्लादेश के नागरिक भी नहीं है। उनके पास दो पासपोर्ट हैं, कि अमेरिका का है, एक फ्रांस का है, और उनके पास नागरिकता भी नहीं है बांग्लादेश की। लेकिन अमेरिका ने उन्हें वहाँ स्टैब्लिश किया हुआ है, अमेरिका ने उन्हें वहाँ बिठाया हुआ है, अमेरिका ने ही उन्हें नोबेल प्राइज़ दिलवाया है, और उन्होंने आते ही इस प्रकार का तंत्र चलाया जो अमेरिका को पूरा सूट करता है, जो बांग्लादेश जिसके लिए बड़ा जाना जाता था, जिसके लिए माना जाता था कि उसकी अर्थव्यवस्था में जो एक उनकी जो ग्रामीणों के लिए एक उनकी एक क्रेडिट स्कीम थी, उस स्कीम को उन्होंने मतलब कि वो जो क्रेडिट स्कीम्स थी विलेजेस के लिए रोजगार को डेवलप करने के लिए, उस स्कीम को उन्होंने हाईजैक किया और उसका पूरा सारा क्रेडिट अपने हाथ लिया, और जिस प्रकार अमेरिका ने उन्हें चाबी भरी उस प्रकार उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सबके जो पीछे का खेल है, वो सबसे बड़ा खेल यह है कि अमेरिका एक प्रकार से भारत के साथ, जिस प्रकार भारत दिन अपनी तरक्की कर रहा है और भारत ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक विश्व गुरु बनना, और जिस प्रकार भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है, अमेरिका को ये फूटे आंख सुहाता नहीं है। और इस सबसे के पीछे 1971 का युद्ध भी है, क्योंकि वो 1971 का युद्ध ये था, वो भारत और, यदि आप इतिहास देखें, वो भारत और बांग्लादेश के बीच का युद्ध नहीं था, वो दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध बन गया था। वो युद्ध बन गया था अमेरिका और उस समय सोवियत संघ के बीच। क्योंकि जब ये युद्ध चल रहा था, जैसे ही अमेरिका ने कहा कि अपना सातवां बेड़ा इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा, तो दूसरी तरफ से जो सोवियत संघ था उसने सबमरीन भेज दी इस प्रकार। और अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत ने वो युद्ध किया, उस और युद्ध करके उस युद्ध को जीता, और जीतने के बाद वो जो भी टेबल पे हमने उस युद्ध को हारा, तो वो सारी एक अमेरिका के भीतर कहीं ना कहीं एक टीस रहती है। ऐसा नहीं है हमने हर बार 1965 में भी जब हमने युद्ध जीता, लेकिन ताशकंद में हमने टेबल पे वो सारी चीज़ें हार दी। तो इस प्रकार एक ऐसी नीतियां थी। ये तो अब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो जैसे है कि घर में घुस के मारने वाली नीति शुरू हुई है, जिसमें ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, सीधा अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। हालांकि देखिए ऐसी चीज़ है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो उन घटनाओं से इतनी सबक नहीं लेती। पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है, वो थोड़ी देर के लिए चुप होगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा। और अब एक सबसे बड़ा जो खेल है, आपने देखा बांग्लादेश, उसके हाथ में खिलौना आ गया है। अब बांग्लादेश में परिस्थितियां ऐसे चल रही हैं और पाकिस्तान के मंत्री निरंतर बयान दे रहे हैं कि हम बांग्लादेश की मदद करेंगे, भारत ने यदि कुछ ऐसा किया हम बांग्लादेश की मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की वस्तुतः स्थिति क्या है। आज़ादी के बाद जब बांग्लादेश वहाँ बना तो लगभग 28% वहाँ पे हिंदू थे, लेकिन आज महज 7-8% रह गए हैं। और जब एक तरफ ऐसा भी था, जब भारत और पाकिस्तान का एक विभाजन हुआ, तो उस समय सरदार पटेल ने, यदि आप देखें, सरदार पटेल ने एक बात कही थी, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान में था वहाँ जो हिंदुओं की आबादी थी, वो बांग्लादेश की सारी आबादी की वन थर्ड दी वन मतलब पाकिस्तान की पूरी आबादी की 1/3 आबादी हिंदुओं की थी। तो वहाँ उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि उस क्षेत्र को, जो वहाँ पाकिस्तान में इतने बड़े उस क्षेत्र में हिंदू हैं, तो वहाँ पे एक हिंदू होमलैंड बना दिया जाए, वो हिंदुओं के लिए एक अलग से व्यवस्था वहाँ पे की जाए। और उनकी इस बात का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी समर्थन किया था। लेकिन वो बात, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना के प्रेम में अंधभक्त थे पूरी तरह से, अपना सब कुछ उनके लिए उन्होंने बिछाया हुआ था, पलक पांवले बिछाए हुए थे, और उन्होंने उनकी ये बात नहीं मानी। और आज यही बात है कि आज देखिए, यदि आप बांग्लादेश में देखें तो चटगांव एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे हिंदुओं की सबसे ज़्यादा आबादी है। और आज वक्त भी ऐसा है कि यदि हम वक्त की बात करें तो इस प्रकार का अब बांग्लादेश में मैं समझता हूँ, और सरकार अपने हिसाब से डिप्लोमेटिक तरीके से प्रयास भी कर रही होगी। चटगांव जो एरिया है, वो एक समय आ गया कि हमें वहाँ पे हिंदुओं के लिए एक अलग होमलैंड बनाने की बड़ी ज़रूरत है। देखिए जिस प्रकार सारी विश्व की आप परिस्थितियाँ देखिए, अभी यहाँ पे एक जो कट्टरपंथी था, शायद सैयद हैदी मारा गया, और सैयद हैदी मारा गया, यहाँ पे आरोप भी उसके साथी के ऊपर लगा, लेकिन उसकी मृत्यु का शोक देखिए, अमेरिका तक ने अपना फ्लैग डाउन किया, सोवियत यूनियन ने, ह्यूमन राइट्स ने उसकी निंदा की। और जबकि दीप चंद्र दास जिसकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, आप वो शोक व्यक्त करना तो दूर की बात है, अमेरिका और यूनियन कंट्रियों ने उसकी आलोचना करना तक नहीं समझा, उचित नहीं समझा।
तो ये सारी चीज़ें इस समय आपके सामने, और इन सब चीज़ें ये हमें दर्शाती हैं कि इस समय भारत को बांग्लादेश के लिए के ऊपर, क्योंकि एक निर्णायक कदम अब उठाने की ज़रूरत आन पड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार अब अभी दीप चंद्र दास की हत्या के बाद जिस प्रकार वहाँ पे हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, अभी भी अटैक्स किए जा रहे हैं, और अब खालिदा जिया का जो बेटा आया है जिसने आते ही वहाँ पे एक भाषण दिया है, क्योंकि अब जैसा कि वो कह रहे हैं कि चुनाव कराए जाएंगे, मोहम्मद यूनुस चुनाव कराएंगे और सत्ता उन्हें सौंपी जाएगी, और जिस प्रकार उन्होंने भी जो हैदी है उसकी मौत पे दुख जाहिर किया है और पूरी तरह से, लेकिन दीप चंद्र दास के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मार्टिन लूथर किंग की उन्होंने एक स्पीच की कि आई हैव ए ड्रीम, अक्सर बड़े बड़े नेता वो भाषण दोहराते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस समय बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं, मैंने आपको एक आंकलन बताया, बड़ी ही भीषण परिस्थितियां हैं, और वहाँ पे जो एक प्रकार के हिंदुओं पे घोर अत्याचार किया गया था, कहाँ एक बार समय उनकी संख्या 28% थी, अब 8% जिस प्रकार से कन्वर्शन की जा रही है, और एक निर्णायक समय आ चुका है कि अब भारत को भी इस दिशा में एक निर्णायक समय उठाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ तो हम युद्ध में हैं ही हैं, लेकिन एक डिप्लोमेटिक और दूसरे तरीके से अब ये भी समय आ गया है कि बांग्लादेश को भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और निस्संदेह मोदी गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर भी रही होगी, अपने लेवल पर डिप्लोमेटिक स्तर पे चीज़ें तय भी की जाएंगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सशक्त सरकार है, वो इन सब चीज़ों को लाइटली कतई नहीं लेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू हैं वह सुरक्षित रहें, सरकार और पूरे विश्व का ध्यान उसकी तरफ जाए। तो मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो के साथ। जाते जाते आप सबसे ये अनुरोध है कि मेरा ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संभ्याल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।